बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाक गैरिसन कॉलेज ननकाना साहब से मैं हूं आपका फ़िज़िक्स का इंस्ट्रक्टर मुज़म्मिल हुसैन। सो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो के अंदर सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का जो है वो प्रॉपर आगाज़ करने वाले हैं। तो सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का जो फ़्लो है, जो सीक्वेंस है, वो हम वही रखेंगे जो बुक का है। तो उसका जो पहला चैप्टर है सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का, डेट इज़ अबाउट दी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लेक्चर का फ़्लो किस तरह से होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफ़ाइन करने के बाद फिर जो हमारा असल कंटेंट है आज की इस वीडियो का, उसमें जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें कूलम लॉ का इंट्रोडक्शन आएगा सबसे पहले, देन उसकी स्टेटमेंट आएगी, देन उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा, फिर कूलम्स कांस्टेंट के बारे में हम बातें करेंगे, फिर जो म्यूचुअल फोर्स है, इसमें म्यूचुअल फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है कूलम्स लॉ में, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन एट द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम, और वी कैन से कि जो फोर्स है वो मीडियम के इफ़ेक्ट्स, उस पर मीडियम का इफ़ेक्ट क्या होगा। ये कंटेंट्स हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कंटेंट्स का मतलब क्या है। मैं लेक्चर को क्लोज़ कर लूँ, जब क्लोज़ करने वाला होगा फिर ये जो कंटेंट हैं ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। ये कंटेंट्स लिखने का सिर्फ़ और सिर्फ पर्पज़ इतना है कि जो आर्टिकल है, जो सारे का सारा आपकी वीडियो है, वो आपको पहले ही समझ आ जाए कि हमने क्या डिस्कस करना है, हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम आते हैं बगैर किसी देर के किए पहला चैप्टर सेकेंड ईयर का, चैप्टर नंबर 12। 11 चैप्टर चूँकि फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो सीक्वेंस के मुताबिक सेकेंड ईयर में ये चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करना चाहते हैं सबसे पहले। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, एंड द सेकेंड वन इज द स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है मेरे बेटे रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस। इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस। कैसे चार्जेस? ऐसे चार्जेस जो रेस्ट पे होंगे, उसे हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिर्फ और सिर्फ वो वाले चार्जेस पूरे चैप्टर के अंदर देखेंगे। मतलब चार्जेस देखने से क्या मुराद है? चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। ये जो बातें मैं अभी वीडियो के स्टार्ट में बता रहा हूँ बड़ी अहम है, आज की वीडियो के लिए भी और जो पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का उसके लिए भी। फिर से सुन लीजिएगा कि चार्जेस की स्टडी, कैसे चार्जेस की स्टडी जो रेस्ट पे हों। मतलब पूरा चैप्टर जब हम देखेंगे तो चार्जेस, पूरे चैप्टर में पढ़ना ही चार्ज है, मुद्दा हमारा चार्ज है पूरे चैप्टर में। और हम देखेंगे कि हर जगह पे, हर आर्टिकल पे चार्ज रेस्ट पे होगा तब उसकी बात की जा रही होगी। चार्ज रेस्ट पे होगा तब उसकी बात की जा रही होगी। अच्छा, अब इससे क्या मुराद है? क्या मोशन में जब चार्ज होता है तब हम उसकी प्रॉपर्टी स्टडी नहीं कर सकते, उसके बारे में नहीं पढ़ सकते? जी, जब मोशन में चार्ज होता है तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कहते, तब हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, या वी कैन से करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 13। तो इस तरह से आपको पता लग गया कि पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में, लेकिन कैसा चार्ज? रेस्ट पे होगा जो। और जो चैप्टर नंबर 13 है वो भी चार्ज के बारे में, लेकिन कब? तब जब चार्ज क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन आ गई, चार्जेस विच आर एट रेस्ट। ओके, सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस विच आर एट रेस्ट, दैट इज नाउन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब ये ठहरा, जो मुद्दा है, असल बात जिसने इस चैप्टर को चलाना है, उसका आना बहुत जरूरी है। वो असल बात क्या है? डेट इज चार्ज। इसीलिए आप देख रहे हैं कंटेंट्स में मैंने सबसे पहले किस चीज को रखा हुआ है? चार्ज को रखा हुआ है। भाई चार्ज ही नहीं आता, अगर आपको चार्ज का ही नहीं पता, आपको चार्ज के बारे में ही नहीं इंफॉर्मेशन, तो फिर आपने उसकी प्रॉपर्टीज क्या पढ़नी है? फिर से सुन लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर आपने स्टडी करनी है प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है? चार्जेस की। ये चैप्टर का कह लें आपके असल है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो चार्ज का पता होना चाहिए ना बच्चा।
चार्ज का पता होना चाहिए, इसीलिए हम सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं, चार्ज की बात करने वाले हैं। चार्ज किसे कहते हैं, बहुत यूजुअली जो है कॉमनली हम बोलते हैं चार्ज, चार्ज का वर्ड हम बोलते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। अब चार्ज होता क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिस वन इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है, खासियत है, किसकी खासियत है, मीडियम की, मटेरियल की खासियत है। अब मटेरियल क्या आता है, किसमें, मैटर में आता है, ठीक है जी। मैटर मटेरियल प्रॉपर्टी है उसकी, कैसी प्रॉपर्टी है, हमने बोला इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक बोलते हैं बच्चा जो नेचुरली एग्जिस्टेंस होती है, नेचुरली, उसे हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक। तो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, कैसी प्रॉपर्टी है, ये वो प्रॉपर्टी है जब किसी मीडियम पे तब आती है जब उसमें से या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। मैं लिख सकता हूं इसे ऐसे, बाय अक्वायरिंग इट्स एक्वायर्ड दैट बाय गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों की जा रही है, ये बड़ा अहम बात है, ये बहुत अहम बात है कि ये चार्ज एक्वायर करता है, किसी भी मीडियम, कोई भी मीडियम हासिल करता है, उसके ऊपर आता है। कब आता है, जब वो या इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब इससे क्या मुराद है, जरा गौर से बात सुनिएगा। मैट्रिक में ही हमने सीख लिया था, टीचर हमें बताते थे कि जो बेटे न्यूट्रल एटम होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। इसीलिए देखें, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल -10, ठीक है, और प्रोटॉन +10, तो आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो नेट क्या मिलने वाला है आपको, 0, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल जिसे हम कहते हैं कि कोई चार्ज नहीं है। अब तवज्जो से बात सुनो शहजादो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, लॉस हुआ, कैसे लॉस हुआ, ये -10 से हो गया -9। अब मेरा बेटा ये बराबर नहीं है किसके, +10 के, -9 +10 के इक्वल नहीं है। अब कौन से वाला डोमिनेंट आया, कौन से वाला ज्यादा है, देखें जो ज्यादा होता है ना, जो अक्सरियत होती है वो बात मानी जाती है। अब ज्यादती पॉजिटिव वालों की है, पॉजिटिव वाले ज्यादा हैं, तो उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हमने क्या कहा कि जब लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन से वाला चार्ज आ जाएगा एटम के ऊपर, पॉजिटिव, जिसे हम नाम देते हैं कैटाइन। तो इसका मतलब लॉस से क्या बनने वाले हैं, कैटाइंस बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं, कैटाइंस बनने वाले। इसी एग्जांपल को देखिएगा, अगर ये -10 से हो जाते हैं -11, एक ऐड किया आपने, अब जब आपने एक ऐड किया अगेन ये +10 के इक्वल नहीं है, अब कौन ज्यादा है, नेगेटिव वाले ज्यादा है। तो भाई जब गेन हुआ तो व्हाट विल बी हैपन, अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव वाले ज्यादा हैं। ये जो बनेगा आइन, इसे हम नाम देते हैं एनाइन का। क्या नाम देते हैं, एनाइन। पॉजिटिव जब आए, पॉजिटिव कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और नेगेटिव कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। ठीक है, तो ये बात आ गई चार्ज के बारे में कि लॉस होगा जब, आप देखें ना, आइन पहले एटम था, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटम था, ठीक है, न्यूट्रल है, हम लिख नहीं रहे 0 नो। अब अगर इसमें फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक ही है, वो निकल गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव 1 है ये चार्ज है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इतने इलेक्ट्रॉन निकले हैं। बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो ये जो अब बन गया एटम से क्या बन गया, आयन बन गया। लेकिन हमारी डिस्कशन किसके ऊपर है, ये चार्ज के ऊपर डिस्कशन है। ठीक है, तो ये चार्ज के बारे में चंद एक बातें थी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव मैं ना इस तरह से करूँगा कि ऑब्जेक्टिव जो MCQs टाइप बातें हैं वो साथ साथ डिस्कस करूँ, एंड पे डिस्कस करने की बजाय साथ साथ जो डिस्कस कर लिया जाता है ना, उसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा होता है। जैसे हम यहीं से अगर आपसे बात पूछते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक मैटर में से निकलते हैं तो आपको पता लग गया कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो अब बताइएगा उसका मास पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है जी, मास पे उसका क्या इफेक्ट होगा। अब इलेक्ट्रॉन का भी तो मास है कुछ ना कुछ, बहुत स्मॉलर है, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब नेट में से, टोटल मास में से कुछ ना कुछ तो कम हो रहा है ना। तो मास क्या होगा, मास डिक्रीज कर जाएगा। मास क्या होगा, मास विल डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन के निकलने से डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन के आने से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप जो बातें हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्लाउड फॉर्मेशन है, क्लाउड फॉर्मेशन, ये फॉर एग्जांपल क्लाउड्स हैं, तो क्लाउड्स की जो नीचे वाली सरफेस होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और ऊपर वाली पे पॉजिटिव आता है, इस तरह से। अब आपसे पूछा जाता है कि जो अर्थ है, अब अर्थ को क्या कंसीडर करते हैं? अर्थ को हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अप्रोक्सीमेटली। अब ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज हैं ये अर्थ की सरफेस के पास हैं। अब अर्थ क्या करेगा? अर्थ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। वो था न्यूट्रल, उस पर चार्ज नहीं था, लेकिन जब आप उसे चार्ज के पास लेके आए तो क्या हुआ? चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। कैसे चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई? ये देखें, ये एक न्यूट्रल हमारे पास मीडियम है। आप क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज इसके पास लेके आते हैं, तो अब क्या होगा? इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे। अब क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये नेगेटिव दूर चले जाएंगे। अभी बात करते हैं इसके ऊपर क्यों ये होगा। तो क्या हुआ जी? ये नेगेटिव चार्जेस ने अट्रैक्ट कर लिया पॉजिटिव को, इम्बैलेंसमेंट जो है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हो गई। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कि वो जो क्लाउड था उस पर नेगेटिव चार्ज था नीचे वाली सरफेस पे, तो अर्थ पे कौन से वाला आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये था चार्ज के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और भी इसके ऊपर बातें की जा सकती हैं। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो असल आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट द कूलम्स लॉ। इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कूलम्स कांस्टेंट, इट्स डिपेंडेंस, एंड देन म्यूचुअल फोर्स, एंड देन इफेक्ट ऑफ मीडियम। इन पॉइंट्स पे मैं अब बात करने वाला हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो बड़ी अहम बात है वो ये कि कूलम लॉ ने ये लॉ प्रपोज क्यों किया। कूलम लॉ ने ये लॉ प्रपोज क्यों किया? दो चार्जेस हैं हमारे पास यहाँ पे, फॉर एग्जांपल Q1 और Q2। इन दोनों के दरमियान ये एक लाइन है जो इन्हें ज्वाइन कर रही है। वो असल में इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, स्मॉल r से, ठीक है। ये स्मॉल r से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब चार्जेस की नेचर है, वो नेचर ये है कि लाइक चार्जेस जो हैं, लाइक चार्जेस कहते हैं एक जैसे चार्जेस को। तो जो लाइक चार्जेस हैं दे विल रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे पे दफ़ा की फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को परे करेंगे। और दूसरी तरह के चार्जेस, मतलब ये दोनों अगर लाइक हैं, फॉर एग्जांपल ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का लगाएंगे, एक दूसरे से दूर करेंगे, ठीक है, जिसे हम रिपल्शन की फोर्स कहते हैं। और नेगेटिव नेगेटिव के लिए भी यही बात आ सकती है, सेम बात आ गई। अब है अनलाइक की बात, अनलाइक चार्जेस। तो मेरा बच्चा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे? खींचेंगे एक दूसरे की तरफ। वो दफा कर रहे थे लाइक, ये खींचेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होगा? फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक आ गया, या नेगेटिव पॉजिटिव अनलाइक आ गया। अब इसका मतलब ये ठहरा, हम जनरल बात कर रहे हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर के लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, हम तो जनरल बात कर रहे हैं भाई। वो जनरल बात हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2। हम इस पंगे में पढ़ ही नहीं रहे, इस रोले में पढ़ ही नहीं रहे कि ये कौन से वाले हैं, लाइक हैं या अनलाइक हैं। हमने सिंपल कह दिया Q1 और Q2 में। बात की बात है, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, वो रिपल्शन की है या अट्रैक्शन की है, वो तो इनकी नेचर पे डिपेंड करेगा ना। तो हमने कहा हम तो वो बात कर ही नहीं रहे। कूलम, अब ये जो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, वो फोर्स कितनी होगी, वो ये फाइंड आउट करने के लिए, ये मेजर करने के लिए कूलम ने ये लॉ प्रपोज किया था। बच्चा, कूलम लॉ सारा आता है A to Z। बच्चा, सवाल है क्यों इसको प्रपोज किया कूलम ने? नो आंसर। तो आंसर इज, इंट्रोडक्शन में इसीलिए सिर्फ यही बात रखी, बाकी आपकी बुक्स के अंदर बातें लिखी हुई हैं, कब प्रपोज किया, कौन से वाला ईयर था, 1784 AD, ठीक है, वो सारी बातें। बात जो ये है कि ये चीज़ क्यों कूलम ने प्रपोज की, आंसर इज टू चार्जेस, they are exerting force on each other, how much that force will be, वो फोर्स कितना एक दूसरे पे लगाएंगे, वो अट्रैक्शन का है या रिपल्शन का है, वो मेजर करने के लिए कूलम ने ये लॉ प्रपोज किया। आई होप सो कि आप बात समझ गए होंगे। अब वो कैसे मेजर किया, उस लॉ के बारे में अब स्टेटमेंट उसका क्या है, उसके ऊपर हम आते हैं। उसने कहा ये एक दूसरे पे उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे जितनी इन दोनों के चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। और सादा सी मिसाल है, एक पतला सा है ना मेरे जैसा, तो किसी को मारेगा तो हल्की फोर्स लगेगी,
ठीक है। और अगर एक भारी है ना तो वो किसी को मारेगा तो क्या करेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो मैग्नीट्यूड से मुराद यही है, ठीक है। आपको ये भी पता है ना कि चार्जिस को, चार्ज के जो एसआई यूनिट हैं वो कूलम्स हैं। चार्ज के एसआई यूनिट्स क्या हैं, कूलम्स हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें हम यूज़ करेंगे छोटे यूनिट्स। छोटे यूनिट्स से क्या मुराद है, माइक्रो, पाइको कूलम्स में बात करेंगे, ठीक है जी। माइक्रो और पाइको कूलम्स में बात करेंगे। और बात याद रखिएगा, एमसीक्यू टाइप बात है कि ये जो चार्ज के यूनिट हैं कूलम, ये ड्राइव यूनिट्स हैं। ये जो कूलम है किसके बराबर होता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन I इज इक्वल टू Q/T। I एम्पेयर, इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट SI एम्पेयर, चार्ज के यूनिट अभी बताया मैंने कूलम, टाइम के सेकंड। तो मेरा बच्चा कूलम किसके बराबर आएगा, कूलम विल बी इक्वल्स टू एम्पेयर इनटू सेकंड। अब एम्पेयर और सेकंड पुत्र बेस यूनिट्स हैं, तो कूलम ड्राइव है, ठीक है जी। तो ये भी बात याद रखिएगा, कूलम इज इक्वल्स टू एम्पेयर इनटू सेकंड, ये बात कवर हो गई। तो मैं बात ये कर रहा था यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड जितनी ज़्यादा, ये एक और बात, ये कैसे पता चला कि मैग्नीट्यूड बढ़ाते गए तो फोर्स बढ़ रही है, ये कूलम ने पहले एक्सपेरिमेंट किया। सबसे बड़ी बात, बच्चा पूछता है सर ये रिलेशन कैसे, प्रोडक्ट ही क्यों आ रहा है, चार्जिस का एडिशन आ जाता, सर सब्ट्रैक्शन आ जाता, डिवीजन आ जाता, सर ये फोर्स जो है इन दोनों के दरमियान आर के इन्वर्स क्यों है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है आर स्क्वायर के, सर क्यूब आ जाता है यहाँ पे। ये जो दो इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और ये आर, ये जो बातें हैं, ये जो एक्सप्रेशन है जो जनरल बनाया हुआ है, ये मेरा बेटा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो आए उसके अकॉर्डिंगली जनरल रिलेशन बना लिया। ऐसा ही हम करते हैं हायर क्लासेस पे, रिजल्ट्स लेते जाते हैं, उस रिजल्ट का ट्रेंड देखते हैं कैसा है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हम एक जनरल बना देते हैं। वो जनरल उन तमाम को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है बेटे। तो जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा चार्जेस का उतना फोर्स ज़्यादा, जितना मैग्नीट्यूड कम उतना फोर्स कम। ये स्टेटमेंट का पहला पार्ट है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to magnitude of their charges. And the second part of the statement of the Coulomb's law, that one is the force, electrostatic force between two charges is inversely proportional to square of distance between them. क्या मतलब है, चार्जेस पास होंगे ना तो वो एक दूसरे पे फोर्स ज़्यादा लगाएंगे। क्यों, जब चार्जेस पास होंगे तो डिस्टेंस उनके दरमियान कम होगा, जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स इनवर्स रिलेशन ज़्यादा लगेगी। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा शहजादों, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, आर के बढ़ने से फोर्स क्या होगा, कम होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट का। मैं ज़रा फिर से रिवाइज करता हूँ, बुक्स में आपको मिल जाएगी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो इन दोनों रिलेशन को अब हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हमने एक रिलेशन बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ना हम ख़त्म करने वाले हैं। स्टेटमेंट की बात हो गई, अब देखते जाएं। मैं यहाँ पे आपको बावर करवाता चला जाऊँगा, जो बातें पहले समझ नहीं आ रही थी जब मैंने कंटेंट स्टार्ट में बोला, मैंने कहा जैसे जैसे कवर करूँगा ना वहाँ बता दूंगा। इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट हो गई, मैथमेटिकल फॉर्म चल रही है। मैथमेटिकल फॉर्म में इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने वाले हैं सिद्धार्थों। यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा, दैट इज नाउन एज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। क्या नाम है उसका, मतलब उसे हटाया प्रोपोर्शनल साइन को, ये वाले को, तो कॉन्स्टेंट लग गया। वो कॉन्स्टेंट इसलिए लगा, सवाल ये भी बच्चे करते हैं कि ये कॉन्स्टेंट के आया, कूलम ने दे दिया इसे, ठीक है। और इसका दूसरा नाम उसने कूलम्स कॉन्स्टेंट भी रखा, ठीक है, क्योंकि कूलम इसके ऊपर बात कर रहा था। तो हाँ, जब भी कोई इंसान काम करता है ना तो वो चाहता है कि मेरा काम ये दुनिया याद करे बाद में, मैं ना भी रहूँ तो बाद में आने वाले हैं जो मेरा नाम याद रखें। अगर वो यहाँ पे कूलम्स कॉन्स्टेंट इस लॉ को अपना नाम ना देता तो सिर्फ तब यही पढ़ा जाना था कि ये लॉ उसने प्रपोज किया था, बात खत्म। अब तो जाना ही है उसके नाम से जाता है, ये कॉन्स्टेंट जाना ही उसके नाम से जाता है, ठीक है। तो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है के, या इसका दूसरा नाम क्या है, कूलम्स कांस्टेंट। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि ये कूलम कांस्टेंट क्या करेगा इस रिलेशन में, ये कूलम्स कांस्टेंट इस रिलेशन को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ये जो इक्वालिटी आई है ना, इस इक्वालिटी को क्या करेगा, वैलिड करेगा कि ये इक्वल ऐसे नहीं आ रहा। कौन इक्वल कर रहा है इसे, ये कूलम कांस्टेंट इक्वल कर रहा है। अब ये जो कूलम कांस्टेंट है ना, ये के, ये बराबर होता है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ई को ना थोड़ा सा
ई ऐसे होता है ना, इसे थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसे, बच्चे समझ नहीं आती क्या, एप्सिलॉन, ठीक है, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। और ये जो सबस्क्रिप्ट में नुक्कर पे हम जीरो लगा रहे हैं, नोट कहते हैं इसे, तो एप्सिलॉन नोट है ये, क्या है, एप्सिलॉन नोट। अब ये जो के है ना, कूलम्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, कूलम्स कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है ना, वो एक्सपेरिमेंटली हम मेजर करते हैं बच्चा, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू ऑफ द कूलम्स कांस्टेंट इज 9 × 10⁻⁹ और इसके यूनिट्स कैसे निकालेंगे, ये रिलेशन हम कैसे लिखेंगे, इस रिलेशन को हम लिखेंगे के एफ r² उधर गया और Q1 Q2 डिवीजन में आ गया। अब इसके यूनिट्स क्या हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर्स और कूलम कूलम स्क्वायर, तो क्या यूनिट बनेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये जो नीचे कूलम स्क्वायर है इसे हम कहेंगे पर कूलम स्क्वायर। तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये कूलम कांस्टेंट। ये जो वैल्यू है ना पुत्र, ये वैल्यू ये कुछ बातों पे डिपेंड करती है, इस वैल्यू में वेरिएशन आएगी अगर हम कुछ बातें क्या करेंगे, वेरी कर देंगे। अच्छा, वो कौन सी दो चीज़ें हैं, वो फैक्टर्स कौन से वाले हैं जिस पे ये कूलम्स कांस्टेंट के डिपेंड करता है। पहली बात मीडियम। अच्छा, इसकी मिसाल ना मैं ऐसे ही देता हूँ जल्दी से, दो बंदे लड़ रहे थे आपस में, तो जब पहले लड़ रहे थे तो उनके दरमियान कोई भी तीसरा बंदा छुड़ाने वाला नहीं था, एक दूसरे को मैक्सिमम मार रहे थे, मुक्के कसुन्ने, ये इधर से दलतियाँ लाते, ठीक है, कोई चीज़ मौजूद नहीं है, मैक्सिमम फोर्स लग रही है। अब इन दो के दरमियान क्या हुआ, कोई तीसरा छुड़ाने वाला आ गया, मीडियम रख दिया आपने चार्जेस के दरमियान। अब तीसरी चीज़ कोई रुकावट हाइल हो गई है, रेजिस्टेंस आ गई है। अब जो फोर्स है वो क्या हो गई है, वो उसे छुड़ाएंगे, पीछे करेंगे, तो वो फोर्स क्या लगाएंगे, एक दूसरे पे कम लगाएंगे। इसका मतलब जब चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो चार्जेस एक दूसरे पे मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे। और जब कोई रुकावट हाइल हो जाएगी दरमियान में, रेजिस्टेंस आ जाएगी, मीडियम आ जाएगा, तीसरी चीज़ आ जाएगी, दो के दरमियान जब तीसरा आ जाता है तो मामला बिगड़ जाता है। तो अब जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, अब जो फोर्स है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। मैं बताता हूँ मैथमेटिकली कैसे कम होगा, ये भी सिर्फ कॉन्सेप्चुअली आपको बताया। तो इसका मतलब अगर आप मीडियम दरमियान में भारी रखते चले जाएंगे तो फोर्स क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। कैसे, ये जो मीडियम है ना, इससे डिफाइन कर रहा है एप्सिलॉन नॉट, जिसे मैंने बोला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब होता है अलाउ करना, कि भाई फोर्स लगाओ इसके ऊपर, तुम इजाजत दे रहे हैं तुम्हें, तो कितना अलाउ करेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम परमिटिविटी डिफाइन करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट तब है, ये फैक्टर, ये वाला फार्मूला k = 1/4πε0 तब है मेरा बच्चा जब दरमियान में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। अगर दरमियान में कोई तीसरी चीज आ गई ना, छुड़ाने वाला आ गया, रेजिस्टेंस आ गई, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और फैक्टर आ जाएगा जिसे हम कहते हैं एप्सिलॉन r। नजर आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन r। दिस एप्सिलॉन r, इसे हम नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या नाम देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब ये कि पहले दरमियान में जब कोई नहीं था तो अन्यथा फोर्स लगाओ जी, कोई नहीं है रोकने वाला। अब रेजिस्टेंस आ गई है, अब वो कहेगा परमिटिविटी मैंने, इजाजत मैंने देनी है, और जितनी इजाजत मैंने देनी है ना उतनी फोर्स लगानी है। बात समझ आ रही है कि नहीं, ये फोर्स इस तरह से कम होगी। इसका मतलब ये ठहरा कि एप्सिलॉन, ये वाला फैक्टर नीचे वाला, जब नीचे वाला जो फैक्टर है वो ज़्यादा हो जाएगा बड़ा, तो के क्या हो जाएगा, कम। तो मैं यही बात की कि जो वैल्यू है इसमें वेरिएशन आ जाएगी, और मैं यही बात की जो के है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो के की वैल्यू वेरी कर सकती है, डिपेंडेंस किस पे है, मीडियम पे। और उसके अलावा ये जो यूनिट्स, आप दूसरा जो फैक्टर है वो है यूनिट्स, कि भाई कौन से वाले यूनिट्स ले रहे हो आप, FPS ले रहे हो, MKS ले रहे हो, इस पे भी मतलब यूनिट्स पे ही आपको पता होने चाहिए, FPS, MKS, CGS, सिस्टम इंटरनेशनल। तो हर यूनिट में जो अपनी एक वैल्यू है, तो वो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये डिपेंडेंस है कूलम्स कांस्टेंट की दो बातों पे, मीडियम पे और किसके ऊपर मेरा बच्चा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। किस पे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। अच्छा, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू की तो बात कर ली सर व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो वैल्यू है ना वो है मेरा पुत्र 8.85 × 10⁻⁻12, और इसके यूनिट क्या होंगे,
देखिए के और एप्सिलॉन नॉट रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। इसका मतलब जो के यूनिट है ना वो उल्टा दो तो किसके बन जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट के यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसके क्या होंगे पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। जो पर के बगैर थे वो पर वाले हो गए और जो पर वाला था कूलम वो पर के बगैर वाला हो गया, रिवर्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखें इधर, देखें अब कूलम्स कांस्टेंट और इसकी डिपेंडेंस। ठीक है, अब अगली जो दो बातें रह गई एंड पे, सेकंड लास्ट बात है म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए मेरा बेटा Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है जी, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है। अब यहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है ना, अब मैंने इसका एरो इस तरफ ड्रा किया। एरो किस तरफ ड्रा किया है, इस तरफ। मेरा बच्चा ये जो एरो है ना, ये डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, डायरेक्शन के बता रहा है। अब डायरेक्शन इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ। मैंने स्टार्ट में बताया एक दूसरे को जब दफा करें तो कौन से वाले चार्जेस, बोलो बोलो, लाइक चार्जेस। कौन से वाले, तो मैंने कंसीडर यहाँ पे किया हुआ है कि भाई लाइक चार्जेस आएंगे Q1 और Q2 रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। Q1 पे Q2 फोर्स लगा रहा है, लिखेंगे कैसे, F21 वेक्टर फॉर्म, डायरेक्शन की बात कर रहा है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ, ये एक्सप्रेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म है। चूंकि फोर्स वेक्टर होती है मेरा पुत्र, तो फोर्स को वेक्टर बनाने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर एरो लगाएंगे। और अगर आपने इसके ऊपर एरो लगाया है ना, तो मैग्नीट्यूड के साथ आपको पक्की बात है क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर, आर कैप। यूनिट वेक्टर उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके लॉन्ग होता है। तो हमने आर कैप लगा दिया। ये मैग्नीट्यूड, ये देखो गौर से, ये मैं ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड और ये यूनिट वेक्टर। पार्ट 1 में आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है वो किसके लॉन्ग होती है, यूनिट वेक्टर के लॉन्ग। तो चूंकि वहां पे ये एफ के ऊपर आपको ये नजर आ रहा था एरो, तो वेक्टर की बात आ गई थी, तो मैं स्किप कर गया था। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अभी डाल लेते हैं इसे। तो मेरा बेटा हम बात कर रहे हैं कि ये म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल कहते हैं मुश्तरका, एक ये 20 पे लगा रहा है, ये 20 पे लगा रहा है। ठीक है, तो अब ये फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है, तो हम इसे प्रेजेंट कर रहे हैं F21। देखिए ये लिखने का आसान तरीका है, जिस पे फोर्स लग रही है ना उसे पहले लिखना है सबस्क्रिप्ट में, जो लगा रहा है उसे बाद में लिखना है। कौन लगा रहा है, Q1। किस पे लग रही है, Q2। तो ये फोर्स आ गई। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाए। अब Q2 लगाएगा किस पे, Q1 पे। जिस पे लग रही है, मैंने बताया, फिर से सुनिएगा गौर से, जिस पे फोर्स लग रही है पहले, जो लगा रहा है बाद में, और यूनिट वेक्टर आ गया। अब म्यूचुअल फोर्स का मतलब पता है क्या है, कि जितना Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है ना, उतना ही Q2 Q1 पे लगा रहा है। क्या मुराद है इससे, मुराद सर फिर ऐसा होना चाहिए ना कि Q1 का मैग्नीट्यूड जो है ना, अगर 5 माइक्रो कूलम है ना, तो Q2 का भी सर इतना ही होना चाहिए, फिर ही बराबर लगेगी ना। ऐसा नहीं है, मैग्नीट्यूड बराबर होना शर्त नहीं है। मेरा बच्चा अगर यहाँ पे 5 माइक्रो कूलम है और यहाँ पे 10 माइक्रो कूलम है, तो म्यूचुअल का मतलब ये है जितना 5 माइक्रो कूलम 10 पे लगा रहा है ना, उतना ही 10 माइक्रो कूलम 5 माइक्रो कूलम पे लगा रहा है। म्यूचुअल का मतलब ये है, ठीक है, कि एक जैसी फोर्स लगती है। लेकिन फर्क कहाँ पे है, ये फोर्स लगा रहा है इस तरफ, डायरेक्शन Q1 Q2 पे फोर्स इस तरफ लगा रहा है और Q2 Q1 पे फोर्स इस तरफ लगा रहा है। मैग्नीट्यूड बराबर है बच्चा, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो जब दो फोर्सेस जो मैग्नीट्यूड में बराबर हों, डायरेक्शन में ऑपोजिट हों, या मैं इस तरह से अगर कहना चाहूँ तो फटाफट से ध्यान में आ जाएगा आंसर, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसका मतलब वैलिडेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है मेरा बच्चा, बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव करें ये F12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F21 के मैग्नीट्यूड में बराबर है। व्हाट दिस नेगेटिव साइन टेल्स हियर, दिस इज फॉर डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन इज ऑपोजिट बट द मैग्नीट्यूड इज सेम। तो सेकेंड लास्ट था म्यूचुअल फोर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये यहाँ पे कंटेंट में।
अब लास्ट बात है, वैसे वो बात मैं के को समझाते हुए कर चुका हूँ कूलम कांस्टेंट में, कि अभी तक हमने ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना मेरा बच्चा, यहाँ पे के हमने रखा हुआ है सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कि जब दो चार्जेस जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं उनके दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन दोनों के दरमियान मीडियम। तो फोर्स क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ है, फोर्स विल रिड्यूस। हाउ मच फोर्स विल बी रिड्यूस, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट मीडियम जो दरमियान में रखा है। और जो छुड़ाने वाला, लड़ने वालों का अगर वो ही मारा हुआ, उन्होंने धक्का मारना, चल पीछे, फिर लड़ना शुरू। समझ आ रही है बात क्या नहीं? और अगर भारी होगा तो वो ने क्या करेगा, दूर हो जाओ भाई, लड़ना नहीं है। तो बात यह है कि कितना वो ने अलाउ करेगा कि आप फोर्स लगा लो एक दूसरे पे, जो मीडियम रखा है वो, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ कि वैक्यूम के लिए के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। जब आपने मीडियम रख दिया, इफेक्ट ऑफ मीडियम, तो इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या होगा, के विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा। और कूलम लॉ अब क्या बनेगा, अब कूलम लॉ बनेगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 R स्क्वायर। बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दोबारा लिख दिया, इसे हम अरेज कर लेते हैं, वो दोबारा लिख दिया हमने, ये वाला ऊपर हमने लिखा हुआ है। बस ये ठीक है कि K इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये K मेरा पुत्र, ये देखो यहाँ नज़र आ रहा है तुम लोगों को, ये यहाँ पे F प्राइम लिखने का मकसद सिर्फ पता है कितना है, कि भाई F था पहले तो दरमियान में मीडियम नहीं था, अब प्राइम लिखने का सिर्फ पर्पज़ इतना है शहजादों कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि अब दरमियान में मीडियम आ गया, ताकि हम देख के पता तो लगाएं ये फोर्स कौन से वाली है, ये कौन से वाली है। प्राइम के बगैर वाली तब है जब मीडियम नहीं है, ये वाली प्राइम वाली तब है जब मीडियम दरमियान में आ गया, रुकावट आ गई, रेजिस्टेंस आ गई, हिंड्रेंस आ गई। तो रुकावट, रेजिस्टेंस, हिंड्रेंस काम ही क्या करेगी, कट करेगी, रिड्यूस करेगी। किसको रिड्यूस करेगी, उनके दरमियान फोर्स को। अब वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाना चाहिए कि इक्वेशन नंबर 3 ये थी हमारे पास, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, ये के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, हमारे पास क्या है F। तो मैं, आप देख रहे हैं, मैं इसे ज़रा फिर से हाईलाइट करूँ, कीचड़ मिचड़ हो गया थोड़ा सा। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये वाला एप्सिलॉन आर को निकाल के, दिस वन, इससे मैंने F का नाम दे दिया, और नीचे किसको लिख दिया, एप्सिलॉन आर को लिख दिया, बस ये बचा। अब यहाँ से एप्सिलॉन आर उधर ले जाएं आप, और F प्राइम को नीचे ले आएँ, तो एप्सिलॉन आर डिफाइन हो रहा है यहाँ पे। एप्सिलॉन आर का मैं नाम बता चुका हूँ, फिर से लिखता हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों कहते हैं, चूंकि जो मीडियम हम रखते हैं ना दो चार्जेस के दरमियान, वो इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर क्यों होता है, चैप्टर के एंड पे सेकंड लास्ट आर्टिकल है, उस पर इसकी एक्सप्लेनेशन है, पोलराइजेशन वाला आर्टिकल है। इंसुलेटर की, मीडियम की पोलराइजेशन होती है, जिसके वजह से फोर्स लगती है, उस पर रिडक्शन कैसे आती है, ठीक है। तो हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब हम दरमियान में जो मीडियम रखते हैं वो इंसुलेटर होता है। वो क्या होता है, इंसुलेटर। तो ये ई आर एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी, और वी कैन से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, इंसुलेटर। अब वैक्यूम, मैं ई आर की ना कुछ वैल्यूज लिखने वाला हूँ। ई आर फॉर वैक्यूम फ्री स्पेस दैट इज 1, और इससे आगे ई आर फॉर एयर, ये एमसीक्यू पूछा जाता है, दैट इज 1.0006। सर आगे यूनिट नहीं लगा रहे आपको, ई आर के कोई यूनिट नहीं है सर, एप्सिलॉन नोट के यूनिट तो आपने बताए हमें। सर क्या ई आर को क्या मौत पड़ी है, इसका भी कोई यूनिट लिख लें आगे। एप्सिलॉन आर इज द रेशियो बिटवीन सेम फिजिकल क्वांटिटीज, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, न्यूटन ऊपर न्यूटन नीचे, दे विल कैंसिल ईच अदर, नो यूनिट। तो यहां से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, हैविंग नो यूनिट, नो डायमेंशंस, ठीक है। अब इसी तरह मीडियम आप डिफरेंट रखते चले जाएं तो ये ई आर का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो मैं समझा चुका हूँ आप अपने शहजादों को कि जब ई आर बढ़ता चला जाएगा तो एफ क्या होता चला जाएगा, कम, बिकॉज इनवर्स है एक दूसरे के। क्या है, इनवर्स है, ठीक है। और एक और एमसीक्यू लिख लें, तमाम मीडियम के लिए जितने भी इंसुलेटर्स हैं, ई आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ई आर का वैल्यू, ये एक एमसीक्यू है।
ई आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। एक एमसीक्यू और है, वो क्या कि जो हमारे पास मेटल्स या कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए ई आर का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, उनके लिए ई आर का वैल्यू इन्फिनिटी। पुत्र जी जब ई आर इधर इन्फिनिटी पुट करोगे तो जब डिवीजन में इन्फिनिटी होता है, मैथ कहते हैं आंसर क्या आएगा पूरा 0। डिवीजन में जब देखो कुछ भी है ऊपर एक्स वाई जी, ऊपर कुछ भी है, नीचे इन्फिनिटी है, मैथ्स कहता है इसका आंसर क्या आने वाला है 0। इसका मतलब ये ठहरा कि जब तुम मेटल या कंडक्टर रखोगे दो चार्ज के दरमियान मीडियम के तौर पे, तो फोर्स नहीं लगा पाएंगे एक दूसरे के ऊपर, जरा भी इजाजत नहीं देगा मेटल और कंडक्टर के भाई लोग फोर्स लगाओ एक दूसरे पे। ठीक है, तो ये डिस्कशन थी। अब जो कंटेंट्स हैं आपको समझ आ रहे होंगे कि ये कंटेंट्स क्या थे, उस पर हमने बातें की। तो ये हमारा पहला आर्टिकल था इस चैप्टर नंबर 12 का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, विच इज़ नाउन एज कूलम्स लॉ। क्या सिखाता है, मैं अब इसे क्या कर रहा हूँ समराइज़ कर रहा हूँ, चूँकि लेक्चर में आप भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा, तो एंड पे बहुत ज़रूरी है कि उसे रिवाइज़ कर दिया जाए कि ये पढ़ा है। तो मैंने कहा कूलम्स लॉ जो बेसिकली है वो दो चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स वो लगाएंगे एक दूसरे पे, उसे कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए कूलम ने ये लॉ प्रपोज किया था। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात जो मैंने स्टार्ट में बताई कि हमने इस चैप्टर में किसके बारे में स्टडी करनी है, चार्ज के बारे में। चार्ज की क्या स्टडी करनी है, प्रॉपर्टीज़। तो मेरा पुत्र ये जो फोर्स है जो कैलकुलेट करना सीखा हमने कूलम लॉ की हेल्प से, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी हमने चार्ज की सीख ली, फोर्स। चार्ज कितनी फोर्स लगाएगा दूसरे चार्ज के ऊपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे नया कॉन्सेप्ट, इसी से आगे नई बात, नई प्रॉपर्टी लेके आएंगे। तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें, फ़िज़िक्स को एंजॉय करें और अच्छा टाइम गुजारें। अल्लाह हाफिज़।